नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रश्न पत्र में जो तीसरी इकाई शुरू करी थी, मेरे उस वीडियो में शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रभाव, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। आज मैं आपको शीत युद्ध का अंत इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संबंधों को उजागर करने वाला एक उपयुक्त शब्द कहा जाने लगा था, जिसका आपने ये परिणाम देखा कि शीत युद्ध के कारण दोनों ही महाशक्तियों के जो संबंध थे उनमें दरार आ गई थी, कटुता आ गई थी, एक अविश्वास का वातावरण निर्मित हो गया था, भय व्याप्त हो गया था, चारों तरफ तनाव व्याप्त हो गया था और दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को शीत युद्ध के नाम से जाने लगा। और शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे उष्ण शांति कहा जाने लगा, अर्थात जिसमें न तो पूर्ण रूप से युद्ध था और न ही पूर्ण रूप से शांति थी, बल्कि एक बीच की स्थिति थी, एक अस्थिर स्थिति थी जिसमें तनाव पूर्ण जो स्थिति व्याप्त थी। दोनों ही में कूटनीतिक संबंध, शांतिकालीन संबंध स्थापित होते हुए भी जो है वो दोनों ही अपने अपने स्वार्थों में लगे थे और दोनों में परस्पर शत्रु भाव था और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयत्न करने लगे थे। तो इस प्रकार से ये एक वास्तविक युद्ध की स्थिति नहीं थी, बल्कि युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी। इस वातावरण को जो है वो कूटनीतिक दाव पेचों से लड़े जाने वाला युद्ध कहा जाने लगा और महाशक्तियाँ जिसमें एक दूसरे से बहुत भयभीत रहती थी, अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संबंधों को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रथम युग यानी शीत युद्ध का युग, जो कि चला 1946 से 1962 तक। उसके पश्चात 1963 से 1979 तक यानी 79 तक तनाव शैथिल्य या देतांत कहा जाता है और उसके बाद दूसरा शीत युद्ध यानी 1979 से 1984 तक ये पुनः शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और अंत में 1985 से 1991 तक शीत युद्ध का अंत हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ विकास के चरण हैं शीत युद्ध के, जिसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से शीत युद्ध के कारण विभिन्न उतार चढ़ावों को देखा गया। दो महाशक्तियाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1962 के अंत में क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट के बहुत ही बुरे अनुभव के बाद संबंधों के तनाव में काफ़ी कमी आई। क्यूबा संकट ने दोनों को रियलाइज़ कराया कि इस प्रकार का तनाव जो है वो उचित नहीं है और आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना के अनुसार हमें संबंध बनाए रखने चाहिए और इसी स्थिति को तनाव शैथिल्य या देतांत कहा जाता है। लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच कुछ मधुर संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच कुछ समझौते हुए, कुछ वार्ताएं हुई और दोनों ही ने कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। लेकिन धीरे धीरे पुनः एक दूसरे शीत युद्ध के युग में प्रवेश किया। कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि 1978 के उत्तरार्ध में कुछ घटनाओं के कारण पुनः दोनों के संबंधों में दरार आने लगी, जिसकी जो परिणति हम देखते हैं 1979 में, जब अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और उसके पश्चात कुछ और घटनाएं अमेरिकी कार्रवाइयों के कारण हुई, जिससे कि पुनः वातावरण जो है वो तनावपूर्ण हो गया और रोनाल्ड रीगन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के पश्चात जो अमेरिका में स्टार वार्स योजना थी, उसके कारण सोवियत संघ को नाराज़गी हुई और उससे बहुत चिंतित हुआ सोवियत संघ
और कुछ और घटनाएं जो थी जिन्होंने कि फिर वापस वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया। और 1985 से 91 की जो कालावधि है, यानी दूसरे शीत युद्ध के पश्चात जो वातावरण पुनः जो भयावह बन गया था, उसके पश्चात की जो अवधि है, यानी 1985 से 91 के बीच, ये 5-6 वर्षों में कुछ ऐसे समझौते, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वार्ताएं दोनों ही देशों के बीच हुई, और जिन्होंने कि शीत युद्ध की समाप्ति तक जो है, यानी 1991 तक शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में परिणत हुई, जिसमें आपकी किताब में काफ़ी कुछ समझौते, काफ़ी कुछ घटनाएं, काफ़ी कुछ वार्ताएं समझाई गई है, जिनमें जेनेवा वार्ता सबसे प्रमुख आधार जो मानी जाती है, यानी प्रथम सीढ़ी जो है वो जेनेवा वार्ता मानी जाती है, जिसने कि आगे जाकर रास्ता खोल दिया और अनेक प्रकार की वार्ताएं रीगन और गोर्बाचोव के मध्य हुई। उसके पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ में एक सैन्य जानकारी देने को सहमत हुए दोनों देश, और INF संधि पर हस्ताक्षर हुए, और उन दोनों ही देशों के मध्य काफ़ी शिखर वार्ताएं हुई। पश्चिम जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा हुई, और जो जॉर्ज बुश और गोर्बाचोव के मध्य भी शिखर वार्ता हुई, और बर्लिन की दीवार इस बीच ध्वस्त हुई। जर्मनी का एकीकरण हुआ, नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई, और गोर्बाचोव और बुश की हेलेंस्की में वार्ता हुई, और जर्मनी व सोवियत संघ के मध्य मैत्री संबंधी हुई। वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए, वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक दोनों ही देशों के तनाव में कमी आई इन समझौते और वार्ताओं के फलस्वरूप। लेकिन शीत युद्ध के अंत में जो 4 कारण प्रमुख रूप से रहे, उसमें सबसे बड़ा रोल सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचोव का रहा। उनके व्यक्तित्व एवं नीतियां जो उन्होंने अपनाई राष्ट्रपति बनने के पश्चात, जो बागडोर उन्होंने संभाली सोवियत संघ की, उसके पश्चात काफ़ी परिवर्तन आया। उनकी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जो नीतियां थी, उनको अपनाने के पश्चात काफ़ी स्थिति में परिवर्तन आया, और गोर्बाचोव का जो नेतृत्व था बहुत ही उदार, सौम्य और समझौतावादी था, और काफ़ी हद तक विश्व राजनीति में गोर्बाचोव की नीतियों के कारण परिवर्तन आया, और गोर्बाचोव की इन्हीं राजनीतिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बहुत बड़ा रोल शीत युद्ध के अंत में मिखाइल गोर्बाचोव का रहा। इसके अलावा सोवियत संघ की कुछ आर्थिक मजबूरियां थी, जिसकी वजह से भी शीत युद्ध का अंत हुआ। सोवियत संघ जो था वो काफ़ी अनुसंधान के बजट में और रक्षा उत्पादन में जो बेतहासा वृद्धि हो चुकी थी, उसके कारण शीत युद्ध के वातावरण में जो ये बजट गड़बड़ा गया था, उसकी वजह से सोवियत संघ को काफ़ी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। उनका जो वृद्धि दर थी काफ़ी घट गई, और एक ऐसी स्थिति में सोवियत संघ पहुंच गया जहां पे उसको बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ जैसी जो महाशक्ति जो कही जा रही थी, वो आर्थिक संकट के कगार पर आ गई थी। सोवियत संघ की सोवियत संघ की स्थिति को, जो आर्थिक स्थिति को, उसको बड़ा धक्का लगा, और इस प्रकार से आर्थिक जो मजबूरी थी उसके कारण शीत युद्ध का अंत संभव नजर आने लगा। इसके अलावा सोवियत संघ का बिखराव हो गया 1990 और 91 के वर्ष में, यानी 1990-91 के वर्ष में सोवियत संघ में बहुत ही उथल पुथल हुई, और 91 के आते आते तख्ता पलट घटना से गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा। विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ जो है
अब वो एक बीते जमाने की प्रतिष्ठा की वस्तु रह गई और सोवियत संघ की स्थिति जो गिरावट आई वो खाड़ी संकट के दौरान जो निष्क्रिय समर्थन अमेरिका का था उसके कारण भी बहुत परेशानी का सामना देखना पड़ा और कई प्रकार से सोवियत संघ को जो आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सहायता चाहिए थी वो नहीं मिली पश्चिमी राष्ट्रों से, अमेरिका से। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का बिखराव जो है वो निश्चित हो गया। साम्यवादी विचारधारा जो थी वो खंडित हो गई और साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था शुरू हो गई। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का जो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था उसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल और केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। लेकिन 1989 और 90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपना लिया और बाजारू अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण उन्होंने सोवियत संघ की विचारधारा को तिलांजलि दे दी। और अब जो है पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ को भी अमेरिका के द्वारा काफ़ी सहायता दी गई और शीत युद्ध जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। तो इस प्रकार से इन 4 कारणों ने शीत युद्ध का अंत किया और उसका प्रभाव निश्चित रूप से विश्व राजनीति पर पड़ा और वो ये पड़ा कि कई प्रकार की समस्याएं जो उस समय व्याप्त थी, जैसे ईरान इराक युद्ध की समाप्ति हुई, क्यूबा संकट दूर का हल निकला और अफगान समस्या, नामीबिया की स्वतंत्रता और सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में मधुरता आई। और इसका परिणाम जो निकला कि जो ये इस प्रकार से जो शांतिपूर्ण तरीके से जो परिवर्तन, ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ थी कि किस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचोव के व्यक्तित्व के कारण एक शांतिपूर्ण व्यवस्था सोवियत संघ में स्थापित हो गई और बोरिस येल्सिन को उन्होंने ये सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से सौंप दी और इस प्रकार से विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक बहुत ही अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें कि अब भय के वातावरण के स्थान पर हितों के संतुलन को स्थापित किया गया। और इसके अलावा अब सुरक्षा और विचारधारा 2 मुद्दे नहीं, बल्कि अब व्यापार और पूंजी निवेश ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे बन गए हैं, क्योंकि हर राष्ट्र चाहता है कि वो किस प्रकार से आर्थिक विकास करे, तो उसके लिए व्यापार और पूंजी निवेश अब ये 2 मुद्दे उभर कर सामने आ गए हैं। धन्यवाद।